everyone, this is Shani Dhinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss the new chapter, that is chapter number 10 titled as the Comet Part 2। यानी कि हम ऑलरेडी जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, पिछले वाला चैप्टर नंबर 9, इसका ही कंटिन्यूएशन है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। नाउ कॉमेट 1 जो था, यानी कॉमेट का पार्ट 1, दैट वाज चैप्टर नंबर 9 ऑफ दिस बुक। उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। नंबर 1 हमने देखा है दत्तादा के बारे में, जो कि क्या है भाई, ये है डिस्कवरर ऑफ द कॉमेट दत्ता। तो इनके बारे में हम सब देखते हैं, इनकी वाइफ इंद्रानी देवी, देन इनका टेलीस्कोप दिव्य चक्षु दैट इज डिवाइन आई, और किस तरीके से इनका क्या ड्रीम था, कैसे वो उसको फुलफिल करते हैं, कैसे उसको अचीव करने में लग जाते हैं। फाइनली कॉमेट डिस्कवर होता है। कॉमेट के बारे में एक आर्टिकल भी पढ़ा है हमने इस फर्स्ट पार्ट में। उस आर्टिकल में यही लिखा होता है कि अगर सच में ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई ये कॉमेट था, तो फिर ये बहुत ही बड़ा स्टेपिंग स्टोन होगा किसकी लाइफ में, दत्तादा यानी मनोज दत्ता की लाइफ में। ठीक है, फिर प्रूव होता है कि यस ये कॉमेट ही है, उसका नाम कॉमेट दत्ता रखते हैं बिकॉज ऐसा होता है कि ये रूल है कि जो भी कॉमेट डिस्कवर करता है ना, उसी के ऊपर इसका नाम रख देते हैं। तो इसका नाम रख दिया कॉमेट दत्ता, और इस तरीके से इनको एक बहुत ज्यादा अनवेलकम पब्लिसिटी मिलती है, बहुत ज्यादा नेम फेम मिल जाता है, जो कि इनको बिल्कुल नहीं पसंद बिकॉज ही इज एन इंट्रोवर्ट, और इस वजह से उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने कॉमेट डिस्कवर क्यों किया। अब ये पूरा ओवरऑल था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं एक कॉन्वर्सेशन, किसके बीच में देखते हैं कॉन्वर्सेशन, जेम्स फॉर्सिथ और जॉन मैकफर्सन के बीच में। ठीक है, अब तो आई गेस इनके नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किस तरीके से जॉन मैकफर्सन को जेम्स फॉर्सिथ का एक पेपर मिलता है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है फ्रॉम मिस्टर टेलर, जो कि क्या है, एडिटर ऑफ नेचर। ठीक है, और ये इनके पास एक मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते हैं कौन, जेम्स फॉर्सिथ, जिसमें ये मेंशन करते हैं कि भाई कभी भी कोलिजन हो सकता है प्लैनेट अर्थ का और कॉमेट का, एंड विच इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, और ये जैसे ही पता चलता है किसको, जॉन मैकफर्सन को, कि भाई ये पेपर अगर पब्लिश हो गया तो ये बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करेगा और ऐसा कुछ हो सकता है क्या, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग न्यूज होती है। एंड दैट्स वाई जॉन मैकफर्सन डिसाइड करते हैं कि भाई बातचीत कर ले वो किससे, जेम्स से, इसके बारे में। वो बुलाते हैं जेम्स फॉर्सिथ को। इसके बीच में हमने बात की है जॉनसन के बारे में, सभी जे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन है। जॉनसन कौन है, सिक्योरिटी ऑफिसर है व्हाइट हॉल के। वो लेके जाते हैं जेम्स फॉर्सिथ को जॉन मैकफर्सन के चेंबर्स में यानी ऑफिस में, और फाइनली इनके बीच में डिस्कशन होता है कि किस तरीके से उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। तो ही वाज लाइक, जेम्स फॉर्सिथ वाज ऑफ द व्यू कि अवॉइड नहीं कर सकते इसको, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, रेयर सर्कमस्टांसेस, जिसमें अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई वो एस्ट्रॉइड से टकरा जाए या स्प्लिट हो जाए जैसे ही पहुंचे सन के पास, तो इन केसेस में नहीं होगा कोलिजन, बट येस ये बहुत कम चांसेस हैं। तो हमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि कोलिजन होगा ही होगा, और इससे क्या होगा, जो लाइफ है प्लैनेट अर्थ पे दैट वुड एंड। तो इस तरीके से जॉन मैकफर्सन बोलते कि नहीं भाई हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, टू लाइक अवॉइड दिस, टू काइंड ऑफ अवॉइड दिस कैलामिटी। तो इसीलिए वो डिस्कशन करते हुए फाइनली इस कंक्लूजन में आते हैं कि दे वुड कॉल फॉर अ कॉन्फ्रेंस, सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, और इस तरीके से वो फिर डिस्कस करेंगे उनके साथ लाइक इसका क्या व्यू पॉइंट है, क्या पता कोई एक्सपर्ट कोई तरीका निकाल ले ताकि इस कॉमेट को अनअवॉइड किया जा सके, इस कोलिजन को अवॉइड कर सके। बट ऑब्वियसली अभी तक तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये चीज होगी कि नहीं होगी, या फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या सच में बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक होगा। ये सारी चीजें जो हैं आगे जाके क्या होने वाला है वो अब हमें कवर करना है कॉमेट पार्ट 2। तो बहुत जल्दी से मैंने आपको एक समरी दे दी है ताकि ऐसा ना लगे कि हम लिंक्ड नहीं है, स्टोरी से थोड़ा अलग अलग ना लगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द कॉमेट पार्ट 2। क्लियर, ऑल राइट। तो ओवरऑल हम ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिन्हें कवर करेंगे। नंबर 1, दत्तादा इज इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, यानी ये जो कॉन्फ्रेंस है वो फाइनली होती है, बहुत से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, एंड ऑब्वियसली जिस इंसान ने इसे स्टार्ट किया यानी जिन्होंने डिस्कवर किया वो थे दत्तादा, तो उनको भी इनवाइट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। कोर्स का मतलब क्या है कि किस तरीके से चेंज द कोर्स ऑफ का मतलब होता है अ चेंज इन द डायरेक्शन दैट यू आर मूविंग, यानी कि अगर ये प्लैनेट अर्थ से ये जो कॉमेट है वो कोलाइड करने वाला है, तो किस तरीके से हम इस कोलिजन को अवॉइड करके इसका डायरेक्शन ही बदल दे ताकि वो किसी और डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, तो ये होता है चेंज द कोर्स ऑफ। तो इसमें यही डिस्कस करते हैं ये लोग ऑब्वियसली कि भाई इस कोलिजन को कैसे अवॉइड करना है, यानी हाउ टू चेंज द डायरेक्शन वाज द मेन मोटिव या एजेंडा ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। क्लियर। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइजर। डिफेंस एडवाइजर कौन है, जब हमने लेटर देखा फर्स्ट पार्ट में
तो उसमें जो एनवेलप के अंदर नोट आता है, लेटर आता है जेम्स फॉर्सिथ के लिए, उसमें क्या लिखा होता है नीचे, जॉन मैकफर्सन ने लिखा है, और नीचे उनका जो डेजिग्नेशन है या सिग्नेचर है वो क्या था, डिफेंस एडवाइजर। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है, डिफेंस एडवाइजर यानी जॉन मैकफर्सन। क्लियर? तो किस तरीके से दत्तादा एंड जॉन मैकफर्सन, दैट इज डिफेंस एडवाइजर, बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड देन बोथ ऑफ देम शेयर अ सीक्रेट। ठीक है, दोनों के बीच में एक सीक्रेट रहता है, और वो सीक्रेट क्या है वो सब हम देखेंगे इन दिस चैप्टर। क्लियर? सो दिस इज हाउ ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कवर होने वाले हैं इस पूरे फर्स्ट हाफ में ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉमेट पार्ट 2। क्लियर? ऑल राइट। By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel off Regent Street, it was 1 a.m. तो क्या दिया हुआ है कि जैसे ही इन लोग के डेलिब्रेशंस, व्हाट इज डेलिब्रेशन, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, यानी कि बोल सकते हो जो भी डिस्कशन चल रहा है वो, तो जब दे, मतलब यहाँ पे दे का मतलब है जेम्स प्लस जॉन। ठीक है, यानी जेम्स फॉर्सिथ और जॉन मैकफर्सन के बीच में जो भी बातचीत हुई थी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में छोड़ी है, अब उन बातचीत के बारे में, यानी उनका जब डिस्कशन खत्म हो जाता है कि हाँ भाई अब कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, किसको बुलाना है, एक्सपर्ट्स को बुलाना है, कैसे बुलाना है, एवरीथिंग, वो सारे डिस्कशंस जब इनके जो हैं एंड हो जाते हैं, दे आर डन विद इट, सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट। तो सर जॉन जो है, जॉन मैकफर्सन, वो जेम्स को उनके होटल पे ड्रॉप करते हैं। ऑब्वियसली इन्होंने नोट में मेंशन किया था ना कि आपका ओवरनाइट स्टे जो होगा लंदन में, उसके पूरे इन्होंने जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ कर दी हैं भाई, जो भी तैयारियां हैं या जो भी एक सेटलमेंट्स करने पड़ते हैं कि हाँ आपकी बुकिंग करनी है होटल की एंड एवरीथिंग, वो सारी जो भी चीज़ें थी वो इन लोगों ने कर ली थी। क्लियर? तो सर जॉन इनको छोड़ने जाते हैं उनके होटल, और रात के 1 बज चुके हैं। There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. So obviously रात के 1 बजे कहाँ ही क्राउड होता है, भीड़ कुछ नहीं थी बिल्कुल। It was like hardly any crowd, यानी 1-2 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं। और जैसे ही जेम्स जो है वो अपनी कार की विंडो को नीचे करके ऊपर देखते हैं, यानी स्काई की तरफ देखते हैं, इट वॉज अ स्टार स्टडेड नाइट, यानी मस्त स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, बहुत पूरा स्काई कंप्लीटली स्टार से फुलफिल एंड इट्स ब्यूटीफुल, राइट? लाइक हम बचपन में अगर कभी वी गेट अ चांस टू स्लीप ऑन आवर टेरेस और रूफ, हम क्या करते हैं, वी जस्ट ऑब्जर्व ऑल दी स्टार्स एंड वी ट्राई टू काउंट देम, जो कि हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। तो इस तरीके से एक पूरी स्टार स्टडेड नाइट जो है, पूरी डेकोरेटेड स्काई है विद दी स्टार्स, उसको देखते हैं कौन, जेम्स। एंड यस, दिस वाज लाइक कि वो उनको ग्रीट कर रहा, उनको हेलो बोल रहा। Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with the Earth. एंड ऑब्वियसली इन्हीं स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं कॉमेट दत्ता घूम रहा था, यानी कि द कॉमेट विच वॉज डिस्कवर्ड बाय मनोज दत्ता, जो कि किसी भी वक्त अर्थ से कोलाइड कर सकता था। सो दिस वॉज द थिंग कि किस तरीके से अब इनका डिस्कशन खत्म हो गया है, अब स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। फाइनली जेम्स को जब जॉन मैकफर्सन होटल पे ड्रॉप करते हैं, तो उसके टाइम पे वो ये देखते हैं कि भाई रात के 1 बज रहे हैं, कोई भी नहीं था, और वो स्काई की तरफ जब देखते हैं तो उनको क्या दिखता है, कंप्लीटली स्टार्स हैं स्काई में, एंड इट वॉज लाइक इट वॉज ग्रीटिंग जेम्स। ठीक है, और इन्हीं स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं वो कॉमेट दत्ता था, जो कि कभी भी अर्थ या प्लैनेट अर्थ के साथ कोलाइड कर सकता था। डन? ऑल राइट। It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night, and obviously nobody could believe, or it was hard to believe for James also, कि किस तरीके से इतनी शांति है, इतनी पीसफुल नाइट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कल जाके एंड हो जाएगा सब कुछ एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में चल रही थी ना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो देखने को मिल रहा था। इट वॉज अ वेरी पीसफुल, वेरी शांत टाइप की नाइट, और उसमें ये बहुत ज़्यादा हार्ड था बिलीव करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इतनी कोई कैलामिटी ऑफ द फ्यूचर, ऐसा कोई डिजास्टर या कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होने वाला था। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट, एंड यस, फॉर अ मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए जेम्स जो है वो सरप्राइज था, ही वॉज इन अ शॉक, ही वॉज थिंकिंग कि उसने ये सब चीज़ें सही की है कि नहीं, यानी कि जो भी उसने कैलकुलेशंस किए थे ना, अपने पेपर में मेंशन किए थे, जिनके बेसिस पे ही इसको लगा था कि 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी कोलिजन हो सकता है, तो ये वो सोचने लगते हैं उस वक्त कि वेदर दीज ऑब्जर्वेशंस विच ही मेड वर राइट और नॉट, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस, जो भी उन्होंने कैलकुलेशंस किए हैं, उसी पे बेस्ड ये कोलिजन होना मतलब मुमकिन है, राइट? तो वो ये जो पीसफुल नाइट देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं शायद एक बार सोच लेना चाहिए कि वो ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled। अब यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाती है,
यानी वो होटल वगैरह चले गए एवरीथिंग। तो ये जो चीज़ थी कि उनको क्यों लग रहा था ऐसे, बिकॉज बहुत प्यारी सी पीसफुल नाइट थी, एंड टू बिलीव दैट एनी मोमेंट दिस कैलेमिटी कैन ओकर, इट वॉज वेरी टफ फॉर जेम्स, एंड दैट्स वाई ही वॉज लाइक काइंड ऑफ इन डिलेमा, और ही वॉज लाइक डाउटफुल कि उनके सम सही थे या नहीं। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट जो बात हो रही है ना, वट एवर डाउट जेम्स मे हैव, अब क्या डाउट था जेम्स के दिमाग में? तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी कि सर जॉन बोलते हैं कि लेट्स जस्ट कॉल अ कॉन्फ्रेंस दैट टू इन अ वीक्स टाइम। ठीक है, तो जेम्स का मानना था कि एक हफ्ते में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को अरेंज करना, दैट टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो भी जेम्स के दिमाग में डाउट थे ना कि ये कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं पाएगी अरेंज, सर जॉन की एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी टू कॉल दिस कॉन्फ्रेंस और टू get all the experts, all the international experts in one meeting assigned like this, and that too in a 1 week time, वो थोड़ा टफ लग रहा था जेम्स को। all these were quickly dispelled. what is dispelled? dismissed. ये सारे ही जो डाउट्स थे वो सारे के सारे हट गए when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. तो जब उन्होंने देखा कि वो एक कॉन्फ्रेंस में, जब कॉन्फ्रेंस के लिए वो गए, वहां पे उन्होंने वो सारे एक्सपर्ट्स देखे, उन्होंने जो जो अपनी लिस्ट में मेंशन किए थे, यानी जेम्स ने कुछ लोगों का नाम सजेस्ट किया था कि इन को बुला लेते, और जेम्स को लग रहा था कि एक हफ्ते में इन सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है, बट सर जॉन ने सबको बुला लिया था। तो यस, जेम्स के दिमाग में जो एक डाउट था ना सर जॉन की एफिशिएंसी को लेके, वो उसी वक्त डिसमिस हो गया। Astronomers, computer scientists, nuclear physicists, space technologists, biologists, all were there. Everybody was there from this science field, whether वो astronomers थे, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, वो फिजिसिस्ट थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे, कोई भी जितने भी लोग एक्सपर्ट्स थे जो भी उन्होंने मेंशन किया था अपनी लिस्ट में, सब के सब लोग उस कॉन्फ्रेंस में, उस सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। And as Sir John's special invitee was present the man who had started it all, that is मनोज दत्ता या मनोज दत्ता। ठीक है, तो जैसे ही सर जॉन जो है उन्होंने एक स्पेशल इन्विटेशन दिया था कि भाई जिस इंसान ने इसको डिस्कवर किया उसको ही बुला लेते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ही डिस्कवर्ड इट, मे बी ही ऑल्सो हैड अ डिसीजन और अ सोल्यूशन फॉर दिस कोलिजन, तो उनको भी पता होना चाहिए। तो सर जॉन के भी एक स्पेशल इन्विटेशन या इन्वाइटी थे, और वो कौन थे? वो थे मनोज दत्ता। The conference lasted 1 week and went on under total cover of secrecy. और एक हफ्ते तक ये कॉन्फ्रेंस चलती रही, मीटिंग चलती रही। They kind of thought about different ways, different solutions, किस तरीके से वो इस collision को avoid कर सकते हैं। So this conference was running for around a 1 week time, और ये बिल्कुल secret थी, यानी लोगों को कुछ भी पता इसके बारे में नहीं चला। First, the experts checked and rechecked James Fawcett's calculation with the latest observations of Comet Datta. तो सबसे पहली चीज इन लोगों ने कोई भी डिसीजन पे आने के पहले जो एक मेन पॉइंट था वो क्या किया कि इन सारे एक्सपर्ट्स ने जितने भी कैलकुलेशंस जेम्स फॉर्सेट ने किए थे, अपने मैन्यूस्क्रिप्ट में मेंशन किए थे, वो सारे उन्होंने चेक किए, फिर से उसको रीचेक किया बेस्ड ऑन कि अभी जो कॉमेट दत्ता के ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं, अभी जो कुछ भी उनको पता चल रहा था डेटा वगैरह, उस पर बेस्ड उन्होंने पूरे ऑब्जर्वेशंस को वापस से एनालाइज किया। एंड ही वॉज राइट। और जेम्स फॉर्सेट डेफिनेटली सही थे, जैसे सर जॉन का कहना था ना कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि ऐसा नहीं होगा एंड ऑल, तो आर यू श्योर? तो जेम्स वॉज 100% राइट दैट येस ऐसा कुछ कोलिजन हो सकता है। There was no escape from the direct hit predicted by him, and he predicted based on his calculations, and he mentioned that in his paper कि भाई ये जो collision है वो बिल्कुल भी avoidable नहीं है, एक्सेप्ट सम रेयर सर्कमस्टांसेस, जो कि बहुत मुश्किल है कि कभी ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए उनके पेपर में मेंशन था कि भाई ये कोलिजन तो होकर ही रहेगा प्लैनेट अर्थ के साथ, इट इज कंप्लीटली अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चीज जेम्स ने मेंशन की थी वो बिल्कुल सही थी अकॉर्डिंग टू ऑल द एक्सपर्ट्स दैट ऑल्सो चेक्ड एंड रीचेक्ड हिज कैलकुलेशंस। There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the earth and not collide. और सिर्फ ऐसा थोड़ा बहुत चांस था कि कॉमेट दत्ता जो है वो क्या करे, वो जैसे ये जो प्लैनेट है उसको बस ऐसे थोड़ा सा छू के चला जाए, उससे कोलाइड ना करे। ठीक है, ग्रेस करके यानी थोड़ा छू कर चला जाए, और ऐसा पॉसिबल जो है वो बिल्कुल ना के बराबर था, यानी बहुत ही कम चांसेस थे दैट इट वुड जस्ट टच दिस प्लैनेट अर्थ एंड इट वुड जस्ट गो स्मूथली फ्रॉम देयर, ताकि कोई कोलिजन देखने को ना मिले। क्लियर? यानी अभी तक तो एक्सपर्ट्स ने ये चीज देख ली कि क्या होने वाला है, भाई कोलिजन होकर रहेगा। डन? ऑल राइट। In that case, the loss of life and property would not be total, but this slight respite was hardly reassuring enough for taking no action. What is respite? Relief. ठीक है, अब यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ इनके दिमाग में आई ना कि कुछ चांसेस हैं कि ये
जो कॉमेट देता है वो अर्थ प्लैनेट या जो प्लैनेट अर्थ है उसको बस टच करके चला जाए, तो इस केस में क्या होगा ना, टच करेगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, ऑब्वियसली टच भी करेगा तो कोलिजन तो हुआ ही, बट इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और बहुत कम लाइफ या बहुत कम प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। बट येस, इतना छोटा सा जो एक रिलीफ था, इतना छोटा सा जो चांस था कि भाई कुछ ऐसे 1-2% चांसेस हैं कि भाई कोलिजन ना हो इतना ज्यादा इंपैक्ट के साथ, उसकी वजह से वो लोग जो है कोई एक्शन ना ले, ये नहीं हो सकता था। सो दे कुड नॉट बी अश्योर्ड, लाइक दे कुड नॉट बी 100% श्योर दैट दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन, दैट द कॉमेट वुड कम, इट वुड जस्ट ग्रेज द प्लैनेट अर्थ एंड इट वुड जस्ट मूव स्मूथली, ठीक है। तो ये चीज जो है उसके चांसेस बहुत कम थे, और ये कुछ चांसेस की वजह से ये लोग 100% ये डिसीजन नहीं ले सकते थे कि दे डू नॉट हैव टू टेक एनी एक्शन। क्लियर? Having decided that some action was needed, what form should it take? अब इन लोगों ने ये तो डिसीजन ले लिया कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे इस कोलिजन को अवॉइड करें, बट अब वो तरीका क्या है, व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, यानी किस तरीके से इनको ये कोलिजन रोकना है। अब वो आता है नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट चीज जिसपे इनको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा। The experts dismissed defensive measures like living in underground bunkers. अब देखो, हमेशा दो टाइप के जो रीजंस होते हैं उनमें से एक क्या होता है, एक डिफेंस करना, यानी कि आप जो हो किसी चीज को डिफेंड कर रहे हो, खुद एक्ट नहीं कर रहे हो, उस पर खुद अटैक नहीं कर रहे हो, बल्कि बचाव कर रहे हो, ठीक है। तो डिफेंसिव मेजर्स यानी प्रोटेक्टिव मेजर्स जो होते हैं वो, तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जितने भी डिफेंसिव मेजर्स थे, बचाव करने के जो भी मेजर्स थे, उन सबको बिल्कुल वहीं के वहीं डिसमिस कर दिया, वहीं के वहीं पे मना कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है। जैसे कि क्या था, अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना। व्हाट इज अ बंकर? अंडरग्राउंड शेल्टर, यानी बिल्कुल हम क्या करते हैं, जो ये हमारी जो ग्राउंड है उसके नीचे अंडरग्राउंड बिल्कुल शेल्टर्स बनवा देते हैं और लोगों को वहां पे बोलते थे रहने के लिए। तो इससे क्या होगा भाई, कोई भी इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज अंडरग्राउंड होंगे लोग। बट ये क्या है, एक डिफेंसिव मेजर है, यानी अपना बचाव करना बस, और फिर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो इस चीज को उन्होंने सीधे सीधे डिनाई कर दिया कि नहीं, हम ये डिफेंसिव मेजर नहीं लेंगे। Now it was simply not a practical proposition. What was the reason for it? Obviously कुछ तो रीजन होगा ना जिससे उन्होंने डिनाई कर दिया, क्योंकि ये जो तरीका था वो प्रैक्टिकल नहीं था, यानी इसके बारे में वो 100% श्योर नहीं हो सकते कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक सोच थी उनकी कि ऐसे डिफेंड कर लेंगे हम इस कॉमेट के कोलिजन को, बट यस, दिस वाज नॉट ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच, दैट्स व्हाई दे काइंड ऑफ डिसमिस्ड इट, दे काइंड ऑफ डिनाइड इट देयर इटसेल्फ। क्लियर? तो पहला जो तरीका था वो तो इन्होंने मना कर दिया। सो द ओनली कोर्स वाज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। तो सिर्फ एक तरीका बचता है, वो होता है ऑफेंसिव एक्शन, यानी कि किसी तरीके से इनको डील करना पड़ेगा उसके साथ। यानी अगर कोई फाइट हो रही है आपकी, किसी के साथ कोई फाइट हो रही है, ठीक है, या तो आप अपने आप को रोको, बचाओ, या फिर आप अटैक करो, राइट। तो जो दूसरा तरीका है ना अटैक करने का, यानी कुछ उनको उसको कॉमेट के साथ कुछ करना पड़ेगा, वो ऑफेंसिव मेजर अब इन्हें लेना है। दैट वाज द अल्टीमेट डिसीजन। नाउ कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो कॉमेट आएगा ना, ठीक है, अभी कॉमेट का आ रहा है, जैसे ये इमेजिन करो यहाँ पे कॉमेट आ रहा है, तो इनको कुछ करना पड़ेगा जिससे ये इसको एक धक्का दें, ताकि ये इस तरीके से ना आकर ये यहाँ से कहीं और डायरेक्शन में चला जाए। समझ रहे हो? यानी कॉमेट ऐसे आ रहा है और इसको क्या करेंगे, एक धक्का दे, पुश दे, कुछ फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियसली साइंटिफिकली देखना पड़ेगा इस चीज को। तो वो कुछ फोर्स लगाएं जिससे ये कॉमेट जो ऐसे आ रहा था वो डिफ्लेक्ट हो जाए, वो किसी और एंगल पे मुड़ के चला जाए, अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये था वो ऑफेंसिव मेजर जो ये डिसाइड करते कि भाई इनको लेना पड़ेगा टू डील विद दिस कोलिजन. The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth टास्क. अब जैसे सुनने में कितना आसान लग रहा है कि भाई ये कॉमेट आएगा, उसको एक पुश देंगे और चला जाएगा, बट ऑब्वियसली वो पुश जो है वो ऐसा थोड़ी ना हम ऐसे हाथ दिखाएंगे वो चला जाएगा, राइट. तो जब इन एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशन किया कि भाई इस कॉमेट को कितना पुश चाहिए रहेगा, कितना फोर्स चाहिए होगा, कितनी पावर के साथ इसको पुश चाहिए, तो इन्होंने देखा कि जो एक डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है ना, उतने बल का, उतने ही पावर का धक्का चाहिए इस कॉमेट को ताकि वो डिफ्लेक्ट हो पाए. सो दिस वाज अ वेरी इमेंस, वेरी बिग, वेरी जाइजेंटिक मैमोथ टास्क. और इस इंटेंस से बड़े से टास्क को करने के लिए उतना ही बड़ा फोर्स चाहिए था जो कि अर्थ पे न्यूक्लियर पावर का है. A gigantic nuclear explosion suitably placed, suitably directed and suitably timed could do the trick. यानी फाइनली अगर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर धमाका अगर हो, कॉमेट जहां पे आ रहा है उस जगह पे, जो कि बहुत ही परफेक्टली प्लेस्ड हो,
यानी जहाँ पे वो एक्सप्लोजन का जो डिवाइस है उसे एक सही जगह पे रखा जाए ताकि कॉमेट वहीं आए और वहीं पे एक्सप्लोजन से वो दूर हो जाए। दूसरी बात, इट शुड बी सूटेबली डायरेक्टेड। ऑब्वियसली दूसरे डायरेक्शन में अगर एक्सप्लोजन हो जाएगा तो कोई काम का ही नहीं, वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो एक सही डायरेक्शन में प्लेस्ड हो एंड ऑल्सो इट शुड बी सूटेबली टाइम्ड। ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ कोई खड़ा होगा उसको चालू कर देगा, नहीं, पहले से एक चीज ऑलरेडी उसमें टाइम सेट करना होता है, राइट, कि इस टाइम पे ये खुद ही ब्लास्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें इनको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करनी थी कि कब कॉमेट का ये जो कोलिजन है उसको अवॉइड करने के लिए इनको किस डायरेक्शन में, किस पोजीशन पे, किस टाइम पे ये एक्सप्लोजन को कराना पड़ेगा ताकि ये कॉमेट डिफ्लेक्ट हो जाए। डन, ऑल राइट। This could be done by placing the nuclear payload in a spaceship, sending it to intercept the approaching comet and detonating it by remote control. देखो ध्यान से पढ़ते क्या बोल रहे हैं। This could be done by placing the nuclear payload. अब payload क्या होता है? Equipment, यानी जो nuclear equipment, जो डिवाइस ये रखेंगे ना, जैसे एक्सप्लोजन होगा, जैसे डिफ्लेक्शन होगा, वो चीज को इनको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा स्पेसशिप में। ऑब्वियसली स्पेसशिप में ही रखते हैं, ये चीज तो हमें कॉमनली पता ही है, खुद तो जाएंगे नहीं चल के, राइट। तो स्पेसशिप में ये जो पेलोड है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का डिवाइस है, उनको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट। व्हाट इज इंटरसेप्ट? स्टॉप और ब्लॉक, ठीक है, यानी किसी चीज को रोकना। तो इस चीज को इसीलिए रोकना है, मतलब रखना है या प्लेस करना है ताकि ये ब्लॉक कर दे, ताकि ये रोक दे इस इनकमिंग कॉमेट को। कॉमेट जो आ रहा है उसको ब्लॉक कर दे इस एक्सप्लोजन से। एंड डेटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल। व्हाट इज डेटोनेटिंग? सेटिंग इट ऑफ, मेकिंग इट एक्सप्लोड। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें कब इसको एक्सप्लोड करना है, तो इस तरीके से हमारा एक कनेक्शन होना चाहिए, एक रिमोट कंट्रोल होना चाहिए हमारे पास कि जिससे हम जब चाहें तब एक्सप्लोड कर दें और वो कोलिजन को अच्छे से डिफ्लेक्ट कर दे। सक्सेस और फेलियर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। और इन लोग की कॉन्फ्रेंस का फाइनली ये जो चीज थी वो भी डिसाइड हो गई थी कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो भी, और अगर ये नहीं भी होता है, फेल भी होता है, तो भी सीक्रेट एमिशन होना चाहिए, हर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। और ऐसा नहीं था कि हवा में ही सारी बातें हो रही थी, नहीं, हर एक चीज़ का एक टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। अगर आप छोटा मोटा एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको एक टाइम टेबल चाहिए, राइट। बट यहाँ पर तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसके लिए भी इन लोगों ने टाइम टेबल बनाया, कब क्या करना है, कब पेलोड रखना है, कब एक्सप्लोजन करना है, ये सारी चीज़ों का उन्होंने एक टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया और इस ऑपरेशन का एक कोड नेम रखा और वो क्या था? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कंप्लीट लाइन। क्लियर? ऑल राइट। द इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इट वर। अब टाइम टेबल है तो ऑब्वियसली डेट्स होंगी, इस डेट पे क्या करना है। पहली डेट थी October 10। अब इसमें क्या मेंशन है? डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट विद द पेलोड अनलेस बाय देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेस और हैज चेंज्ड इट्स पाथ ड्यू टू अनफोरसीन रीजंस। अब देखो तीन चीजें हो सकती हैं। नंबर वन कि ये कोलिजन होकर ही रहे। नंबर टू, ये कोई भी एक रीजन की वजह से जो हमें पता ही नहीं है उसकी वजह से उसका पाथ चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए। नंबर थ्री, या फिर किसी नेचुरल कॉज की वजह से खुद डिस्ट्रॉय हो जाए, स्प्लिट हो जाए, देन वो किसी एस्ट्रॉइड से टकरा जाए, जो कि क्या थे? रेयर सर्कमस्टांसेस, जो फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे हमने, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो ठीक है, तब तो हम कुछ और डिसीजन लेंगे। बट हमें क्या करना है? October 10 फाइनली, जो 10 तारीख थी अक्टूबर की, उसको फाइनली डिसाइड कर लिया गया कि इस दिन क्या करेंगे लोग? डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट विद द पेलोड। जो भी स्पेसशिप है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर डिवाइस पेलोड रखा गया है, इक्विपमेंट रखा गया है, उसको डिस्पैच कर देंगे, यानी उसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। अगर तब तक कॉमेट जो है वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर नहीं होता है या जो कुछ भी है तो तब तक ये डेट तो उन्होंने डिसाइड कर ली थी कि हाँ इस दिन डिस्पैच कर देंगे। नेक्स्ट डिसाइड किया November 15 को। इस दिन क्या होने वाला था? रेंडिजवर्स विद द कॉमेट एंड डेटोनेशन ऑफ द पेलोड। नाउ व्हाट इज रेंडिजवर्स? इसका मतलब होता है मेकिंग इट, सॉरी, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज रॉन्डिवो एंड इट मींस मीटिंग प्लेस। ठीक है, तो इसको आपको क्या पढ़ना है? रॉन्डिवो पढ़ना है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इट मींस मीटिंग प्लेस, यानी कि जहां पर कॉमेट के साथ ये मीट करेगा, ये पेलोड, ये जो स्पेसशिप में रखा हुआ ना इक्विपमेंट, दिस इज गोइंग टू मीट द कॉमेट, दैट इज द मीटिंग प्लेस, और उसको कहते हैं रेंडिवो। एंड डेटोनेशन ऑफ द पेलोड। व्हाट इज डेटोनेशन? अभी पढ़ा था, मेकिंग इट एक्सप्लोड, यानी उसको एक्सप्लोड करेंगे ताकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से November 15 वाज द डेट कि जिस दिन ये मीट करेंगे दोनों स्पेसक्राफ्ट और उस दिन उसको एक्सप्लोड कर देंगे। क्लियर? ऑल राइट। Next was December 15. If the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth. और अगर November 15 के दिन एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया, गलती से अगर ये नहीं हुआ डिफ्लेक्ट, तो क्या होगा भाई? वही चीज जो होने वाली थी कि कोलिजन हो जाएगा कॉमेट का अर्थ के साथ। यानी December 15 was the day which is going to decide or which was going to decide whether life would be there
existing on this planet earth or it would end completely. तो इसी दिन ये पूरा hit होना या collision होना या ना होना उसका finally result मिल जाता. If it succeeded, this was the day the comet would pass by at a near but safe distance. अगर ये experiment successful होता कि अगर ये collision avoid कर लेते, इसको deflect कर देते अपने path से, तो फिर ये वही दिन होता जिस दिन ये comet deflect हो जाता, अपने direction से हट जाता और एक safe distance पे पहुंच जाता. The success of the experiment depended on how massive the comet was. और ये success depend करता है कि comet कितना बड़ा है. अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो उतना power भी enough नहीं होगा explosion का जो इसको deflect कर पाए. Nobody could estimate, everybody hoped that it was not very massive. और obviously कोई भी इस चीज़ को estimate नहीं कर सकता था, पता नहीं कर सकता था या predict नहीं कर सकता था कि भाई comet कितना बड़ा होने वाला है. But yes, सब लोग इसी चीज़ की आशा कर रहे थे. Everybody was very being, hopeful and optimistic कि काश वो ज़्यादा बड़ा ना हो, नहीं तो उतने force से भी वो deflect नहीं होगा. Do you think we will succeed? और फिर next चीज़ जो आती है, दत्तादा पूछते हैं सर जॉन से कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या हम इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो पाएंगे, वेदर दिस प्रोजेक्ट दैट इज लाइट ब्रिगेड इज गोइंग टू वर्क और नॉट. दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन, क्योंकि सर जॉन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान थे, तो दत्तादा उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं. During the week, the two had developed considerable affinity for each other. और ऐसा था कि ये जो एक हफ्ते की कॉन्फ्रेंस चली ना, इसमें कहीं ना कहीं सर जॉन और जो दत्तादा थे, मनोज दत्ता, उनके बीच में एक स्पेशल लाइकिंग डेवलप हो गई थी. दोनों में एक कंसिडरेबल अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है लाइकिंग, यानी दोनों एक दूसरे के नेचर को बड़ा पसंद करने लगे थे. एंड दे काइंड ऑफ बिकेम फ्रेंड्स. मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर. तो जब मिस्टर दत्तादा पूछते हैं किससे, सर जॉन से, आपको क्या लगता है ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो बोलते हैं कि मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दूंगा. आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट्स टिल December 15. तो हमें पता है कि भाई क्रिसमस का मंथ है दिसंबर, राइट. तो उन्होंने बोला कि 15 दिसंबर तक तो मैं कोई भी गिफ्ट्स नहीं खरीदूंगा क्रिसमस के लिए, बिकॉज अगर 15 दिसंबर को ये सक्सेसफुल नहीं होता एक्सपेरिमेंट, क्या होगा भाई, अर्थ एक्सप्लोड हो जाएगा, तो वो उन प्रेजेंट्स का क्या करूंगा. तो ये बड़े ह्यूमरसली बोलते हैं कि 15 तारीख तक मैं कोई क्रिसमस की शॉपिंग नहीं करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी प्रेजेंट टिल 15 दिसंबर बिकॉज वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट येस, दिस वॉज द डेट December 15 विच वॉज गोइंग टू फाइनली टेल कि ये जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं. Then Dattada toured the British Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. और फिर यहाँ पर ये जो है रुकते हैं दत्तादा थोड़ा टाइम ब्रिटिश में, लंदन में, और वहाँ पे 2 हफ्ते तक ही बढ़िया घूमते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेटरीज जाते हैं घूमने. देन वहाँ पे बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स आए हुए थे, राइट, कॉन्फ्रेंस में. तो जो एमेटर एस्ट्रोनॉमर्स थे, यानी प्रोफेशनल नहीं थे, जो कि प्रोफेशनल थे, वो सबसे मिलकर बातचीत करते हैं. दे काइंड ऑफ एक्सचेंज व्यू ताकि सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. एंड ही हैड अ वेरी प्लेजेंट टाइम रोमिंग देयर एंड काइंड ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दैट वाज देयर इन ब्रिटेन. क्लियर. तो इस तरीके से उनको बड़ा मजा आता है और वो घूमते फिरते हैं 2 हफ्तों के लिए. On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students and the usual hangers-on. Hangers-on का मतलब होता है people in a meeting or etc. usually uninvited who try to appear very friendly with important people. ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को बुलाया नहीं है बट अगर आप बड़े फेमस हो जाओ तो आपसे मिलने आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं hangers-on. तो जब वो वापस आए तब उनको ये सब लोगों का बड़ा मिला अटेंशन, जो कि उनको बिल्कुल नहीं पसंद था. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उनसे आते हैं मिलने, उनके फ्रेंड्स, देन उनके सोशल लीडर्स जो भी थे, पॉलिटिशियंस वगैरह, देन उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स थे जो उनसे मिलना चाहते थे, और यूजुअली जो लोग जिनको इनवाइट भी नहीं किया था वो भी इनसे मिलने आ गए. Loaded with garlands and bombarded by questions from the press, he somehow made his way to the waiting car. और फाइनली जो कार थी जहां से ये वापस रिटर्न करते अपने घर जाते, उस कार तक ही फाइनली पहुंचते तो हैं. बट इसके पहले क्या होता है, बिल्कुल उनको लोगों ने मालाएं पिना दी थी. गार्लैंड यानी जो मालाएं होती हैं वो पिना दी थी पूरी तरीके से, वो कंप्लीटली ढक गए थे उन मालाओं से. देन बॉम्बार्डेड बाय क्वेश्चंस, यानी एक के बाद जो पूरी प्रेस है, जो मीडिया, उनसे क्वेश्चन कर रही है, आपका क्या कहना है, आपने कॉमेट डिस्कवर किया, किस तरीके से आप महसूस करें, एवरीथिंग, जो भी चीजें पूछते हैं, राइट. तो इस तरीके से मीडिया और प्रेस जो है वो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती है. तो एक के बाद एक क्वेश्चंस फेंकती जा रही थी. इस तरीके से बोला जाता है वर्ड बॉम्बार्डमेंट. क्लियर. एंड ही देन फाइनली समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार सो दैट ये वापस जा पाए. डन. ऑल राइट.
So with this we finally come to an end of the explanation of very first half of the chapter The Comet Part 2. ठीक है, अब ये चैप्टर भी ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो अभी तक हमने क्या देखा इस पार्ट में कि इनकी कॉन्फ्रेंस चलती है एक हफ्ते तक. ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में सारे एक्सपर्ट्स आते हैं और मनोज दत्तादा को भी बुलाया गया है और ये लोग क्या करते हैं, सारे कैलकुलेशंस जो भी किए थे जेम्स ने उसको चेक करते हैं, रीचेक करते हैं और इनको भी पता चलता है कि हाँ जेम्स जो है वो बिल्कुल सही थे कि कोलिजन को अवॉइड नहीं किया जा सकता और कोलिजन तो होगा ही होगा. राइट, बट येस ये लोग फिर सोचते हैं कि किस तरीके से ये लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं. कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि एक डिफेंसिव मेजर लें कि लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने को कह दे, बट येस वो अच्छा ऑप्शन नहीं था, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था, तो वो उसको वहीं के वहीं डिसमिस कर देते हैं. सेकेंड ऑप्शन था कि ऑफेंसिव मेजर लें और वो होता है कि भाई कुछ ऐसा करें ये जिससे ये जो कॉमेट आ रहा है उसके पाथ को ये डिफ्लेक्ट कर दे किसी एंगल पे, इसको थोड़ा ये कहीं और चला जाए किसी डिस्टेंस पे. और इसके लिए ये एक पूरा प्रोजेक्ट फॉर्म करते हैं, इसकी पूरा टाइम टेबल डिसाइड करते हैं कि भाई जितना अर्थ पे न्यूक्लियर पावर होता है ना उतना एक्सप्लोजन, जितना पावर चाहिए उतना फोर्स चाहिए जिससे कॉमेट जो है वो अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर पाएगा. तो इसके लिए ये पूरे डेट्स डिसाइड करते हैं, किस दिन पेलोड को रखेंगे स्पेसक्राफ्ट में, किस दिन एक्सप्लोजन होगा, किस दिन मीटिंग प्लेस होगी, एवरीथिंग, किस दिन ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा एक्सपेरिमेंट या फेल हो जाएगा, ये सारी चीजें पता चलेंगी. फाइनली इस तरीके से ये टाइम टेबल बनाते हैं और इस हफ्ते के बीच में दत्तादा और जॉन मैकफर्सन जो है उनके बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है. दे काइंड ऑफ डेवलप्ड अ स्पेशल अफिनिटी लाइकिंग फॉर ईच अदर. एंड जब दत्तादा पूछते हैं जॉन मैकफर्सन से उनके ओपिनियन के बारे में, सो ही वाज ऑफ द व्यू कि दिसंबर 15 तक वो कोई भी क्रिसमस गिफ्ट्स नहीं खरीदने वाले हैं, बिकॉज दैट वाज द डेट जिस दिन पता चलता कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं. क्लियर? तो इस तरीके से अब दत्तादा जब है वहाँ गए ही हैं तो भैया 2 हफ्ते जो है वहाँ बढ़िया घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सारे एस्ट्रोनॉमर्स से अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं. एंड फाइनली व्हेन ही वाज लाइक कमिंग बैक तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा उनको घेर लेते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं. बट यस फाइनली ही मेड हिज वे सेफली टू द कार और अब वो अपने घर पहुंचेंगे. घर पहुंचने के बाद क्या होने वाला है, देन फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ों के आंसर्स जो है हमें मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर द कॉमेट पार्ट 2. सो लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.